बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्सियत पॉडकास्ट में आप सभी अवाम का खैर मकदम। मैं हूं आपका जावेद और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कानून के शख्सियत हैं जिनका नाम मैं छोटी सी तारुफ करा दूं आप सभी से अपने मेहमान के बारे में। उनका नाम मोहम्मद शाहिद अनवर है। ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं और ये 20 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और आज इनसे हम बहुत कुछ जानेंगे, कानून की पेचीदगी के बारे में, कानून के बारे में समझेंगे और क्या कानून कोई पैनल है उसके बारे में समझेंगे और बहुत सी चीज़ समझेंगे शाहिद साहब से। तो आप सभी आवाम से गुजारिश है कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है आप सभी के लिए। शाहिद साहब बहुत बहुत खैर मकदम हमारे शो एक शख्सियत पॉडकास्ट में। और शाहिद साहब थोड़ा बताएं आप क्या चल रहा है आजकल जुडिशरी में। आजकल बड़ा उथल पुथल हो रखा है और एक न्यूज़ भी बड़ी वायरल हो रही है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का लेके। और जो अभी बहुत बड़ा शॉकिंग हादसा हुआ है कोर्ट के अंदर जो बड़ा कंडेम्ड है और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है हमारे देश के लिए भी और सभी के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो आप शाहिद साहब थोड़ा ये बताइए मुझे, आप इस वक्त कहाँ थे आप और इसके बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है शाहिद साहब? देखिए, ये इंसिडेंट जिस दिन हुआ उस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में ही था जी। लेकिन सुबह सुबह मेरा किसी और कोर्ट नंबर 15 में शायद मेरा मैटर था। जी। तो मैं अपने मैटर में बिजी था। अच्छा। हालांकि किसी से पता चला कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है लेकिन हर आदमी अपने अपने मैटर में बिजी रहता है, इसलिए अब ज़्यादा पता नहीं चलता है। जी। जब तक वो चैम्बर में नहीं आ जाए बाद में पता चलेगी कि क्या इंसिडेंट हुआ। न्यूज़ देखता है तो पता चल जाता है वहाँ की, बाद में पता चला ऐसे इंसिडेंट हुआ है। देखिए, जो भी घटना ये हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है एक वकील के थ्रू, जो कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और सुबह सुबह का वक्त रहता है, हर वकील अपने मैटर के लिए बिजी है। सुप्रीम कोर्ट मिसलेनियस डे होता है, मिसलेनियस डे में 1 मिनट से ज़्यादा किसी को बहस करने का मौका मिलता नहीं है, समझे यूजुअल ट्रेंड है। तो सारी बात तो हर आदमी अपने अपने केस में लगा हुआ है, तो किसी को पता भी नहीं चलता है कौन आदमी किस दिमाग से आया हुआ कैसे है, कोई ऐसे कांड करके चला जाए। तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। हालांकि जैसे उसने ऐसा हरकत करने की कोशिश की उसको रोक दिया गया, लेकिन ये हुआ तो बहुत गलत है। और ये पूरे वकील की कम्युनिटी को पर एक मैसेज गया है लोगों में कि किस तरह के वकील होते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे पूरी वकील कम्युनिटी डिग्रेड कर गई है। अच्छा। लेकिन ये जो हरकतें हुई हैं इसमें कुछ सिस्टम में चेंजेस करने की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि इस तरह के चेक एंड बैलेंस अगर आप नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जैसा कोर्ट में कोई भी वकील आकर के कोई हरकत करके चला जाए, कैसे आप सिक्योरिटी पर्पस क्या चेक एंड बैलेंस आपके पास है? क्या चेक बैलेंस करना शाहिद साहब इसमें? भाई पहले क्या था और अब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील को प्रैक्टिस करने से बाहर नहीं थी, कोई भी आके आर्गुमेंट कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बाद में एक पैमाना बना हुआ है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग प्रोसीडिंग के लिए एक रूल्स बना हुआ, सुप्रीम कोर्ट रूल्स। जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम पास करते हैं वो यहाँ के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहलाते हैं। जितने यहाँ मैटर फाइल होते हैं सारा कोर्ट जो कम्युनिकेशन करता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू करता है। कोई जनरल एडवोकेट को वो भी अपना मैटर फाइल करना है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कांटेक्ट करेगा, एडवोकेट में उसकी देखेगी सारी एक स्टैंडर्ड वे में ड्राफ्टिंग है कि नहीं है, सारी चीज़ें देखता वो कोर्ट में फाइल होता है। अब दूसरे होते हैं सीनियर एडवोकेट यहाँ पर होते हैं। तीसरे यहाँ जो नॉन एडवोकेट रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी यहाँ जो मेंबर है सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर हैं। सुप्रीम कोर्ट बार मेंबर भी ऐसा नहीं कि जो आया सब सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर बन गया। आज के डेट में अबाउट 3000 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को जो मेंबर है रेगुलर मेंबर है वो एक रेगुलर मेंबर कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको मेंबरशिप देती है। अब उसको यहाँ रेगुलर एंट्री होती है। पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेंबर्स है, मैं पहले बता दूं आपको सुप्रीम कोर्ट मेंबर्स के लिए भी क्या क्वालिफिकेशन है ना। एक तो आपका इंटरव्यू होगा वो अलग सी बात है, उसके बाद भी परमानेंट मेंबर होने के लिए आपको एटलीस्ट जो है को बार समझेगी कि आप रेगुलर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छा। कम या किसी के साथ आप जुड़े हुए हो, कम से कम साल में 20 अपीयरेंस आपकी होनी चाहिए। 2 साल में कंप्लायंस कम से कम 40 अपीयरेंस 2 साल होगी, 20 रेगुलर, तब सुप्रीम कोर्ट का मेंबर बनोगे। अब सुप्रीम कोर्ट का मेंबर तो है 3000, वकील आ रहे हैं यहाँ 3 लाख। किसी को आपने चेक बैलेंस किया नहीं।
आपने सभी को एंट्री कार्ड बना दिया है, जिसको प्रोक्सिमिटी कार्ड कहते हैं। उनका केस रिलेवेंस हो या ना हो, केस रिलेवेंस हो या मत हो, वो आना, वो केस लड़ने के लिए थोड़ी आ रहा है। कोई यहाँ चाय पीने के लिए चला आ रहा, कोई यहाँ बैठने के लिए कहता है, कोई लेजनी के लिए जोट मोट का कैंटीन बैठ रहा, सारे रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है। कोई चेकिंग पॉइंट नहीं है उसका। तो भाई आपने उससे प्रोक्सिमिटी कार्ड बना दिया, एंट्री कार्ड, वो आया सटाया अंदर चला गया, उसका मैटर। पहले क्या था कि वैसे वकील आते थे जो यहाँ के रेगुलर प्रैक्टिशनर हो, उनको ही कार्ड मिलता था। अच्छा अच्छा। और बाकी जो वकील है, अगर उनको आर्गुमेंट करना है, केस माना है, तो उनका जनरल अलग से पास बनता था, पास बना के अपना जाएंगे। ऐसा नहीं कि रोज उनकी क्वांटिटी कम थी। हाँ, वो कम थी। अब जिसका मैटर अभी तो आएगा, आपने पास बना दिया तब रेगुलर शुरू हो गया। इस तरह से एक भीड़ बढ़ गया है बहुत अननेसेसरी का। अब जो आदमी है, कभी मैंने सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस सीखा नहीं, ना किसी सीनियर के पास कभी बैठा, वो 60 साल तक, जहां तक मुझे सुनने में आया कि किसी गवर्नमेंट से पहले नौकरी करता था, 60 साल के बाद उसका रिटायरमेंट हो गया, फिर कहीं से जाकर लॉ कर लिया, लॉ की डिग्री ले लिया, या एंट्री कार्ड हो गया, पता करने के लिए भाई सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हो चुके हैं। ज्यादा लोग समझते हैं हाँ भाई, मैसेज बढ़ गया ना कि सुप्रीम कोर्ट 70 वर्ष का वकील, अरे 70 वर्ष में वकालत कितना दिन किया उसने, कोई किसी ने आज तक देखा नहीं, चेक नहीं किया। मैं तो आज तक लाइफ में उसको नहीं देखा, मैं तो फोटो देखा न्यूज में। बताइए, आप 20 साल से, मैं 20 साल से, मैं 20 साल से देख रहा हूँ। 2005 मैंने सुप्रीम कोर्ट मेंबरशिप ली, 2009 में मैंने एडवोकेट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। मैं रेगुलर यहाँ बैठता हूँ, यहाँ रेगुलरिटी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हमें चैम्बर दिया, आज के डेट में मैं अपने चैम्बर में बैठा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि जो रेगुलर वकील है वो सब एक दूसरे को जानते हैं। वह कोई ऐसा गलत हरकत करे, कुछ पता चल जाएगा कौन वकील क्या कर रहा नहीं कर रहा। अब कोई बाहर का इस तरह से उसको बाहर वकील बोले, क्या बोलेंगे हम? आउटसाइडर थे वो बेसिकली, आउटसाइडर, जिसको कभी कोई मैटर नहीं है, कुछ नहीं है, चला आया, कहाँ से आप करोगे? तो इसको लिए बाहर के लीडर्स को या सुप्रीम कोर्ट चाहिए कि आप किस तरह से चेक एंड बैलेंस करोगे, इस तरह से यूनिवर्सलाइज कर देना, हर वकील की एंट्री कर देना, आपको हिंदुस्तान ये कब चेंज हुआ शाहिद साहब, ये जो बता रहे हैं आप? ये हुआ है 2-3 साल पहले हुआ। 3 साल पहले चेंज हुआ है? 3 या 4 साल पहले इस तरह से सभी को कार्ड नहीं मिलता था यहाँ। अच्छा, एंट्री कार्ड सभी को प्रोक्यूटर नहीं मिलता, ऐसे अलाउ नहीं था, ऐसे जनरल प्रोक्यूटर सबका नहीं मिलता था। अब इनको इजी टू, कोई भी वकील है, आप गया बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, आप प्रोक्यूटर कार्ड बना लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का कार्ड मिल गया, कार्ड गर्दन में टांग लीजिए, ट्रेन में घूम रहे, भैया सुप्रीम कोर्ट का वकील है, दिखाने के लिए लोग घूमने शुरू कर दिए। अच्छा, ओहो, मतलब ये वन ऑफ द मेजर पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट में डिग्रेडेशन का। हर आदमी समझेगा यार सुप्रीम कोर्ट वकील यार इस तरह से बैठ कर कार्ड नहीं, ये तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये तो जो ये चीजें हैं रहा, तो ये तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा। ये तो चीजें, इसमें कुछ इस पे एफआईआर तो शायद नहीं हुआ है जहां तक नहीं, उस दिन सुप्रीम कोई भी एफआईआर होने के लिए वकील के खिलाफ यहाँ पर सुप्रीम रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल कराता है, उसकी परमिशन होगी तभी यहाँ पर पुलिस एफआईआर करेगी। क्योंकि चीफ जस्टिस ने परमिशन नहीं दिया, मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उस पर जो है कोई सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट एफआईआर नहीं किया। लेकिन तो होना चाहिए, लेकिन कई इस वक्त उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का डिग्निटी पर अटैक किया है। जी बिल्कुल, इस तरह से क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनता है, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। तो ये बात बात यहाँ इंडिविजुअल की नहीं है, जज की नहीं, बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट की है, चीफ जस्टिस की है, जस्टिस की कुर्सी की है। बिल्कुल हमारे देश की सीजीआई की कुर्सी की बात है। तो इसलिए कई वकीलों ने कहने अटॉर्नी जनरल को लेटर लिखा कि कंटेम्प्ट चलाया जाए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाया जाए, और शायद उस पर प्रोसेस शुरू हुआ अभी। अच्छा, इस पर कंटेम्प्ट चलेगा? हाँ, कंटेम्प्ट चलने के लिए वो अवमानना का होता है शायद। हाँ, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, चूंकि आपने जो कोर्ट के मर्यादा को नीचा दिखाने की कोशिश की है, इस तरह से आप पर क्रिमिनल केस चलता है, उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोलते हैं। इसमें सीजीआई साहब ने परमिशन इसमें नहीं दिया? इसमें जो रेगुलर जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस अभी काम चल रहा है, प्रोसेस काम चल रहा है। इसमें बार काउंसिल का भी क्या रोल है शाहिद साहब? इसमें क्या बार काउंसिल इस पे एक्शन ले रही है इसके ऊपर? इसका भी ओवरऑल होना चाहिए बार काउंसिल का। बार काउंसिल इमीडिएट एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट बाद ने लिया, उसको इमीडिएट सस्पेंड करा दिया गया, उसको लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। ये सारे जो बार काउंसिल कर सकती थे उन्होंने किया, एक्शन लिया। और बड़ा उनका मैंने बाइट्स देखा था जिन्होंने हमला किया था, जो ये कांड किया है, तो उन्होंने ये बताया था कि मैंने परमात्मा की आवाज थी। अब सवाल ये पैदा है कि ऊपर यहाँ कोर्ट में कोई आत्मा परमात्मा को लेकर नहीं आता, कोर्ट में आप क्लाइंट के लिए आते हैं। जी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एक वकील या कहीं कोई भी वकील अगर इस बात को नहीं सीख पाए कि हम कोर्ट में किसके लिए जा रहे हैं, है ना, तो वो इसका मतलब कि उसको पता ही नहीं कि कोर्ट किस लिए बना है। कोर्ट लोगों को न्याय देने के लिए बना है। बिल्कुल। कोर्ट किसी के अपने ईगो प्रॉब्लम सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं बना है। बिल्कुल, तो वही लग रहा है। तो इस तरह से आपको कोर्ट का पता ही नहीं कोर्ट किस लिए बना है, इतना नीचे जो उसके लिए आप क्या कुछ बता नहीं सकते हैं।
ओहो, तो इसमें चल रहा है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हाँ, जो भी आपका तो अभी कुछ दिन में न्यूज़ आ जाएगा लग रहा है। अब देखते हैं जो कोर्ट की प्रक्रिया केस बन गया है, जो भी प्रक्रिया चलेगी जब भी होगा। जबकि बड़ा ओल्ड एज थे वो, 70 प्लस पे थे शायद। वो कोई आदमी 80 बरस में कर लो, समय ओल्ड एज का फैक्टर नहीं है। जी। लेकिन बड़ा मैसेज तो पूरा गलत गया ना पूरे ऑल ओवर देश में, वर्ल्ड में। मैसेज तो गलत जाएगा। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे इतने बड़े संवैधानिक पद पे हमला हो गया, वो भी इस तरह का बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और ये न्यूज़ भी बड़ा चीज़ें फैला हुआ है चीज़ें, तो उम्मीद करते हैं, लगता है कि इसके ऊपर एक्शन होगा आगे चलकर। जो आपकी तजुर्बा के लिए और आपका जो जब लोगों ने कंप्लेंट किया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाने के लिए, जी, तो देखिए इस पर आगे चलेगा, इस पे क्या होता है। अच्छा शाहिद साहब, एक और क्वेश्चन, बड़ा चीज़ें चल रही थी आजकल वक्फ बोर्ड पे लेके। वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है उस पर पब्लिक को क्या नुकसान है शाहिद साहब? और इसमें एक मिनट आपको रखूंगा, इसमें भी आप एक पेटिशनर की तरफ से आप काउंसिल रहे हैं इस वक्फ बोर्ड के इसमें हियरिंग में, तो थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी दें और हमारे आवाम को आप बताएं कि थोड़ा क्या इससे नुकसान है वक्फ बोर्ड से, और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और क्या अमेंडमेंट हुआ है हमारे कानून पे। जी, नुकसान है उसको आप एक झट में कह देंगे ये वक्फ बाय यूजर है, रिकॉर्ड नहीं है, वो खत्म हो गया सारी चीजें। और दूसरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कहा सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट है, अगर कोई ट्रस्ट है तो वक्फ अप्लाई नहीं होगा। भाई हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, सब में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, और उसके अंदर कब्रिस्तानें हैं, वक्फ किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें। आप एक झटके में कैसे कह देंगे वक्फ खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा चीज तो यह है कि आप जो अमेंडमेंट हुआ इसमें सेक्शन 3 में, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट जो हुआ उसमें यह कह दिया गया कि भाई जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं वक्फ से बाहर हो जाएंगे, वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब एक झटके में पूरा हिस्ट्री, जितने 200 साल 500 साल पुराने जो हमारे वक्फ किए हुए, वक्फ क्या है? वक्फ मुसलमानों का एक अपना मजहबी एस्टेब्लिशमेंट है, और ये इस्लाम का एक बहुत खास जुज्व है, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 25, 26 आप जो फंडामेंटल राइट्स जब संविधान में दिया गया है, इस चीज में आपको वक्फ का भी अधिकार है चैरिटी पर्पज से। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा अधिकार या कोई ऐसा रिलीजियस पर्पस जिससे पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ या सिक्योरिटी को अगर खतरा है, तब सरकार कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन के लिए कानून बना सकती है। ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं। तो इन सारी बातों का बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, और कोर्ट भी इस मिजाज में था इसको अभी स्टे करने के लिए। लेकिन अभी दूसरे पार्टी का जो गवर्नमेंट है उनका रिक्वेस्ट है कि हमें और कुछ बहस करने का मौका दिया जाए, इसलिए मैटर कल के लिए अभी अर्जेंट कर दिया गया है। एक शख्सियत पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद शाहिद अनवर साहब, ये मीडिया बाइट दे रहे हैं ANI को और बता रहे हैं वक्फ कानून के बारे में। तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखें, और इसमें शाहिद अनवर साहब पूरा कंप्लीट बता रहे हैं इस वक्फ बोर्ड से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो ये पॉडकास्ट पूरा कंप्लीट देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ के कानून जो 1995 के थे जी, उसमें कई सेक्शन, मतलब कि समझिए कि 90% सेक्शंस में चेंजेस कर दिया है। अच्छा, चेंजेस तो इस बहाने उन्होंने क्या कि हाँ भाई वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाएंगे, लेकिन जब आप चेंजेस को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के हाथों से छीन जाएगी। अच्छा, हाँ, जिस तरह से इन्होंने जैसे प्रोविज़न लाए हैं, ऐसा लगता है कि पूरा उन्होंने एक ही झटके में हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की है। भाई हमारी हिस्ट्री क्या है, मुसलमानों की हिस्ट्री क्या है? भाई दिल्ली में है तो आपकी हिस्ट्री क्या है? जामा मस्जिद आपकी हिस्ट्री है। जी बिल्कुल, हर जगह पर आपकी हिस्ट्री है। गया चलिए वहाँ की जामा मस्जिद है, हर शहर में एक जामा मस्जिद है। ये आज की वक्फ की हुई नहीं है, ज़माने से, ये कई 100 साल पहले वक्फ की हुई। जी, ठीक है। जी, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं। जी। तो एक ही झटके में आप सभी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप तवारीख को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, इसका मतलब ये है। अब मैं क्यों एग्जांपल दिया कि आपने जामा मस्जिद क्यों किया? भाई इनका वक्फ अमेंडमेंट ये कहता है कि ये जितने भी ओल्ड मोन्यूमेंट्स हैं इस पर वक्फ अब अप्लाई नहीं होगा। तो क्या अप्लाई होगा भाई? कौन देखेगा? कैसे मेंटेनेंस होगा? हम नमाज पढ़ने जाएंगे, ठीक है, वहाँ दरी का खर्चा कौन देगा? बाकी मेंटेनेंस से वजू खाना है, कैसे क्या होगा? अभी तो भाई सारा वक्फ बोर्ड देखती है, वक्फ बोर्ड के साथ साथ मुतवल्ली वहाँ देखती है, सारा इंतज़ाम है।
एक झटके में आपने ख़त्म कर दिया, कोई ओल्ड मोन्यूमेंट्स पर अप्लाई नहीं होगा। एक तो मैं एग्जांपल दिया। दूसरी बात, सबसे बड़ा आपने कह दिया कि वक्फ बाय यूज़र अब नहीं रहेगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया। वक्फ बाय यूज़र ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ मोर देन जितने वक्फ हैं जी 90% वक्फ बाय यूज़र्स हैं। अच्छा, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं। और हमारे गांव की कोई मस्जिद का रिकॉर्ड पूछेगा, भाई 200 250 400 रुपये कब की मस्जिद है, किसने वक्फ किया, किसके पास कागज मिलेंगे उसके? अच्छा, नहीं है ना, वो यूज कर रहे हैं एज ए मस्जिद है, कब्रिस्तान यूज करते हैं एज ए मस्जिद है, वक्फ बाय यूज रिकॉर्ड नहीं है उसका कुछ, कोई कहाँ से आप गेजेट में मेंशन है। अब ये क्या कह रहे हैं, गेजेट मेंशन है जी। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको 6 महीना में जितने वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको सारा पोर्टल पे इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा, किसने वक्फ किया, कहाँ से लाए भाई। अच्छा, रिकॉर्ड कहाँ से लाएं? सही बात, रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे? आप डीड जमा करें, किसके पास डीड है, जामा मस्जिद की डीड किसके पास पड़ा हुआ है? ये गवर्नमेंट कह रही है, नया अमेंडमेंट में है, पोर्टल में डालना। हाँ, और इस पे स्टे भी नहीं हुआ है, इस पे स्टे नहीं लगा, इस प्रोविजन पे स्टे भी नहीं है। ये दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा, तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो है नहीं तो कहाँ से करेंगे? तो इस पे क्या हो? देखिए फिर आगे सुप्रीम कोर्ट मैटर पेंडिंग आगे क्या डिसीजन लेती है। ये तो बड़ा चीजें वो है। आज गवर्नमेंट ने पोर्टल बना दिया कि पोर्टल पर सारे इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं 6 महीने के अंदर में, 6 महीना आपको दिसंबर में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब वक्फ, जैसे कि आप मैं बता दूं, वक्फ बोर्ड है जी, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड है। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड में सारे तो 10% ही कब्रिस्तान और मस्जिद रजिस्टर्ड है, बाकी कोई नहीं देखा कि गांव के गांव चले जाइए, कोई नहीं रजिस्ट्रेशन कराता है। क्यों रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था ही नहीं, वो आज तक किसी को पता नहीं। भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस आपने रजिस्ट्रेशन का ही प्रोसेस अगर लाया कानून बना करके, तो रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? वक्फ विडिट कहाँ से लाएगा? जी जी, इसमें गांव में वो तो उसको बाप दादा परदादा चक्रदादा के जमाने से मस्जिद अपने स्थान चली आ रही है। आपको देखना है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से देखो, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को देखकर, गजट नोटिफिकेशन देख कर करके अगर उसका रजिस्ट्रेशन सरकार नहीं कराई तो जिम्मेदारी तो सरकार की है, गवर्नमेंट की है। पब्लिक कहाँ से कराएगी? पब्लिक कहाँ से पेपर्स लाएंगे? तो अभी अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा ना? अब देखिए, अभी तो मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट क्या कह रहा है इसमें जो नया बनाया? एक्ट में एक्ट चैलेंज है, इस पर ऐसा कुछ नहीं कि नई रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या होगा नहीं होगा, उसमें काफ़ी पेचीदगी है। चूंकि कंप्लीट अब जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको फाइनल मैटर को डिस्पोज नहीं कर सकता है तब तक बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। हाँ, लेकिन यह है कि इन्होंने अमेंडमेंट कर करके मुसलमानों को जितने वक्फ की प्रॉपर्टियाँ थी इस पर तलवार लटका दी है। भाई वक्फ क्या है? वक्फ जो है इस्लाम का एक अहम रुकन है। जी जी, ज़कात हमारा चैरिटी, जी जी, चैरिटी एक्सेप्ट इस्लाम किसी भी मजहब में कंपलसरी नहीं है। यहाँ कंपलसरी है, हमारे यहाँ कंपलसरी है। जी जी, तौहीद, अल्लाह को एक मानना, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानना पहला है, पहला मुसलमान होने की पहली शर्त। जी जी, ठीक है। उसके बाद आता है नमाज, 5 टाइम नमाज पढ़ना फर्ज आता है, फर्ज है, सही बात है ना। फिर आता है रोजा, जी जी। फिर अगर आपके पास पैसा है तो हज, जी जी। 5वें पे आता है ज़कात। तो 5 तो फंडामेंटल उसूल है, बिल्कुल। और संविधान में आपको अपने फंडामेंटल उसूल को, फंडामेंटल जो है इस्लाम का, किसी भी रिलीजन का, उसको फॉलो करने का अधिकार दिया गया है। बिल्कुल। आप इस अधिकार को कैसे छीन सकते हैं? जी। ये इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब देखिए, आज जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको डिसाइड करेगी तो ये मेजर इशू इसी पर आएगा, डिसाइड किया जाएगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर जो है फेवरेबल आ जाएगा, कंप्लीट एक्ट जो है जाना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ, तो स्टे किस पे लगा है शाहिद साहब? स्टे सिंपली इस प्रोविजन पर लगा है, जैसे कि उन्होंने एक प्रोविजन ये था कि आपका इसमें 2-3 प्रोविजन है जिसमें स्टे हुआ है। जैसे कि कोई 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए वक्त करने के लिए। 5 साल, जी भी सुना मैंने जी। उस पर भी स्टे किया। अरे भाई, आज के डेट में अगले 70 साल में मुसलमानों का आपने इतना हालत खराब कर दिया है, वो खाने के लिए देंगे, वक्फ कहाँ से करेगा वो? अब नए वक्फ पे आपने लगाया कि वक्फ मुसलमान वही करे जो 5 साल प्रैक्टिसिंग हो। प्रैक्टिसिंग मतलब क्या? मतलब नमाज पढ़े? नहीं, 5 साल, वही तो वो बताया ना कैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम किसको कहते हैं। प्रैक्टिसिंग किसको कहना चाहते हैं वो?
ये क्लियर वो नहीं क्या है। वो अब वो अलग रूल बनाएंगे कि जो मुसलमान दाढ़ी रखता हो, जो मुसलमान नमाज पढ़ता हो, जिसके कुछ बना नहीं है कुछ नहीं, अब प्रैक्टिसिंग किसको कहेंगे, वो डिफिनेशन है ही नहीं उनके पास। ये चल रहा आर्गुमेंट कोर्ट ये तो हाँ वो तो स्टे कर दिया इस पे। प्रैक्टिसिंग किसको कहोगे भाई, वही वक्फ कर दो, साथ में वक्फ नहीं कर सकता। प्रैक्टिसिंग नहीं है वो वक्फ नहीं कर सकता है। नहीं वक्फ नहीं कर सकता। ये कंडीशन मुस्लिम में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चाहिए। अब अब इन्होंने जो है सरकार ने 2 तरह के मुसलमान बना दिए, एक मुसलमान जो प्रैक्टिसिंग हो, एक जो बिना प्रैक्टिसिंग मुसलमान। अच्छा, अब इनसे पूछे भाई मुसलमान इसकी पहली बार आया ही 2 कैटेगरी का मुसलमान, शिया सुन्नी और पठान और शेख अंसारी, तो हम लोग सुनते आ रहे हैं जिंदगी भर, इतने सारे कहे हुए, तो बरेलवी और देवबंदी, भाई प्रैक्टिसिंग ज्यादा सरकार ने कर दिया। आप में इत्तेफाक एक और नया मसला पहला, मतलब अगर प्रैक्टिसिंग है तो आप वक्फ कर सकते हैं। अब प्रैक्टिसिंग कौन सा पहिया, शिया चाहिए, सुन्नी चाहिए, वहाबी चाहिए, देवबंदी चाहिए, बरेलवी चाहिए, किसको प्रैक्टिसिंग चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं, मजाक बना रखा है इन्होंने कानून का नाम पर। अच्छा, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, इस प्रोविजन पे स्टे कर के। और इसके अलावा क्या लगाया? और स्टे लगाया है इन्होंने, एक ये कहा था कि जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, मैंने आप गवर्नमेंट बोल दी हमारी प्रॉपर्टी है, तो जब तक गवर्नमेंट का ये कानून फैसला नहीं हो फाइनल, तब तक गवर्नमेंट की रहेगी। अरे भाई, तो गवर्नमेंट तो खुद ही कब्जा कर लिया, इंक्रोचमेंट कर लिया आपका कब्रिस्तान, और जब तक आप केस नहीं जीतो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, और तब तक कब्जा भी रहेगा, तब तक वक्फ भी नहीं रहेगा, वो वक्त भी नहीं रहेगा, तब तक वक्त भी नहीं रहेगा। पर अगर कब्रिस्तान गवर्नमेंट ने ले लिया, जब तक आप 100 बरस तक केस चलते रहे, यहाँ तो सिविल मुकदमा 50 साल से कम में निपटता नहीं है। बिल्कुल। तब तक कहाँ मुर्दा को लेकर जाओगे आप? तो उसमें आप नहीं यूज नहीं कर सकते हैं। उसमें अभी स्टे सुप्रीम कोर्ट उस प्रोविजन पे स्टे लगा दिया, उस पर स्टे किया। और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी अभी फाइंडिंग आया है इनकी, ये सिर्फ स्टे के प्रोविजन पर आया है, स्टे दें या न दें। अच्छा। और बाकी चीजों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा है। दोबारा से जब भी अभी सिर्फ 2 ही पे स्टे लगाया है। हाँ, इन चीजों पर आया है, और भी 1-2 चीज है, बाकी मेजर चीज यही था। अच्छा। और मेजर चीज ये है कि इसमें जैसे एक था कि नॉन मुस्लिम का मेजोरिटी था जो बोर्ड में रहेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने घटा करके 4 से 3 कर दिया है, और नॉन मुस्लिम किया उसके अंदर। हाँ, फिर भी नॉन मुस्लिम रहेंगे। पहले तो शायद नहीं थे। नहीं, पहले एक भी नहीं था, अब फिर उसने मेजोरिटी से माइनॉरिटी में कर दिया। अच्छा। लेकिन मेजर जो पार्ट है वो ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आज भी जो स्टे नहीं किया है वक्फ बाय यूजर पे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चूंकि वक्फ बाय यूजर पर्सपेक्टिव नहीं है, अच्छा। मैंने अब जो वक्फ करेगा, मतलब कि आप ओरल वक्फ जो करते थे कि भाई मैंने वक्फ कर दिया प्रॉपर्टी, अब मरने से पहले आपको कोई आदमी वक्फ करना चाहेगा तो मरने से पहले जाके उसको अपना रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तभी मरेगा, सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मरने से पहले आप कह दीजिए मैं वक्फ कर रहा हूँ, वो वक्फ नहीं माना जाएगा। अच्छा, वो वैलिड नहीं होगा? नहीं, तो गवर्नमेंट, हाँ, इसका मतलब कोई आदमी वक्फ नहीं कर पाएगा। वक्फ क्यों करता था? भाई अब हम दुनिया में नहीं रहेंगे, जा रहे हैं या हुआ तो चलो भाई ये प्रॉपर्टी हमने बेटा को बोल दिया उधर कि भाई 10 बीघा खेती में 2 बीघा मैंने वक्फ कर दिया, इसको मदरसा में दे देना, कब्रिस्तान बना देना, वो बंद कर दिया, है ना। अब उस काबिल रहेंगे तब तो वो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल भाई, वो डीड बनाना, रजिस्ट्रेशन कराना, उनको प्रेजेंस होना रजिस्ट्रार के यहाँ, वहां जाकर के भाई हम वक्फ कर रहे हैं, उस काबिल रहेंगे तब तो जाएंगे, वक्फ होगा। वो अपनी जिंदगी में आप आज की डेट में जब आप खा रहे हो, पी रहे हो, संतुष्ट हो, काम कर रहे हो, कहाँ वक्फ के लिए सोचता आदमी? वक्फ के लिए तब सोचता है अब तक दुनिया में बचेंगे नहीं, अब जाने वाले 90 साल हो गए, 100 साल, चलो हम हो सकता है कि ऊपर में हमें अच्छा जन्नत मिल जाए, हम वक्फ कर देते हैं इसी बहाने। अब वो चीज खत्म कर दिया गवर्नमेंट। हाँ, इस पे कोई स्टे नहीं है, इस पे कोई स्टे नहीं लगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी वक्फ क्या है जी, या करने का तरीका जो वक्फ है, ये प्रैक्टिस जो है जो भी आए हैं कुरान और हदीस के थ्रू जी, कि आप किसी तरह से अपने प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि जाकर रजिस्टर कराना, ये कराना, वो कराना, ओरल भी कर सकते हो, राइटिंग भी कर सकते हो, जैसे भी सकते हो, अपने बेटे को वक्फ दे सकते हो, पूरा पब्लिक में दे सकते हो, चैरिटी में कहीं भी दे सकते हो। तो आप इसको कट लिमिटेड कर दिए, इसलिए कहीं न कहीं आपको हिंदुस्तान में मुसलमानों को कहीं न कहीं पर अपने रिलीजियस प्रैक्टिस पर एक बंदिश बनाने की साजिश की जा रही है। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा इनको? भाई इनका अपना आइडियोलॉजी चलाएंगे ये। अच्छा, भाई इस पे कंट्रोल करेंगे। हाँ, जो भी है भाई, आप जब मस्जिद नहीं रहेगा तब कहाँ नमाज पढ़ने जाओगे? हाँ, ये बात सही है। जब रहेगा नहीं तो कहाँ से रिलीजन फॉलो करोगे आप? पूरी प्रॉपर्टी खत्म करना चाहते हैं। हाँ, तो ये चीज साजिश है, बहुत लंबी साजिश। इसमें सर वो भी शायद साहब मैंने, लेकिन इसमें आप हिंदुस्तान में आज भी
कई कानून बने इस तरह के। जी। कानून का जो पैमाना जो है, सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है जी जी। उसे ख़त्म करने का। अगर संविधान के ढांचे के खिलाफ इस्टेब्लिश हो गया कि पूरा संविधान के स्ट्रक्चर के खिलाफ ये बना है और है, तो सुप्रीम कोर्ट आने वाले टाइम में इसको जरूर इसको ख़त्म करेगी। सुप्रीम कोर्ट हाँ, में पावर है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट पावर है। और सुप्रीम कोर्ट में मेरा अपना मानना है जी, जी। जब ये फाइनल हियरिंग होगा, अभी तो इंटीम था, तो फाइनल हियरिंग होगा आज जो 1 साल के बाद जब भी हो, तो इसमें जो भी ड्रैकोनियन प्रिंसिपल हैं इसको सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड करेगी। इसमें क्या लग रहा है आपको कि क्या क्या चीज़ चेंजिंग आ सकते हैं? इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, इसको चेंज हो जाएंगे जो आप अल्टीमेटली हार्म कर रहा है। मोटा मोटी जैसे सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हियरिंग चला, जी जी, जब ये एक्ट जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ, जी जी, और तो उस टाइम इसको मेंशन किया, तो उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे, इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना थे। अच्छा अच्छा। पूरा कोर्ट उस टाइम भरा हुआ था। इससे पहले जी जी। चूंकि पूरा एक्ट जब पास हो गया, प्रेसिडेंट ने उसको अलाउ कर पास कर दिया, नोटिफाइड कर दिया, कानून बन गया था। हाँ जी। तो डर तो था कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी छीन सकती है। आप देख रहे हो उस टाइम इंसिडेंट चल रहा था, हर जगह से मंदिर निकल रहा था, हर मस्जिद में से चबूतरा निकाल रहे थे, है ना, और वहां से अपने अपने अन्य के सगुफा एक नया नया छोड़ रहे थे वो, चाहे वो संभल का मामला हो या इलाहाबाद का मामला हो या फिर आपको बनारस का मामला, हर जगह डिस्टर्बेंस चल रहा था। लेकिन संजीव खन्ना ने बहुत संजीदगी से इमीडिएट ऑर्डर पास किया जस्टिस में। उन्होंने ये कहा कि नेचर और स्ट्रक्चर में जब तक ये कानून डिसाइड, तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अच्छा, जो जिस नेचर में वैसे रहेगा। उसी टाइम डिसीजन हुआ, सबसे पहला जो ऑर्डर हुआ जस्टिस संजीव खन्ना का हुआ। अच्छा। और वो एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि स्टोन मार्क जिसको कह सकते हैं, लैंडमार्क कर सकते हैं, ऑर्डर था जिन्होंने संजीव खन्ना ने करके गया। किसी भी स्ट्रक्चर और नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा एज इट इज रहेगा। अच्छा। ठीक है। और जो यूज में जिस तरह से उसी तरह यूज में रहेगा। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ दे के चले गए। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जब भी ये फैसला होगा, जी जी, क्योंकि ये संवैधानिक मैटर है, 2 जज फैसला करेंगे नहीं, जाएगा 5 जज के पास, बेंच पे जाएगा। हाँ, 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो ये चीजें उसके बाद ही कुछ आउटकम आएगा इसका। और लग रहा है कि आपको पॉजिटिव आउटकम आएगा। हाँ, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। जो आपका तजुर्बा कह रहा है और जो खुद आप हियरिंग में हैं, आप और देख रहे हैं सारी चीजें, तो उसमें लग रहा है कि सारी चीजें पॉजिटिवली होगी। जी जी जी। तो इसमें वो भी है शाहिद साहब की, मैंने सुना है कि कलेक्टर का भी क्या रोल है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इसके अंदर? जो प्रोविजन है, टेक्निकल चीज है उसको। अच्छा अच्छा, उसमें चीजें डाला है उसके अंदर, वो सब पावर है, लेकिन अभी उस पर बहुत से स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा अच्छा अच्छा। शाहिद साहब, थोड़ा सा कानून के बारे में बताइए। कानून जो है, कानून के लोग कानून को मिसयूज बहुत करते हैं, लोग ऐसे हथियार की तरह यूज कर रहे हैं। और पुलिस को मिलाकर, ऐसे मान लीजिए किसी से कुछ दुश्मनी हुई, किसी से कुछ रंजिश हुई, और छोटा मोटा रंजिश हो या बड़ा रंजिश हो, पुलिस को मिलाते हैं और एक फर्जी मुकदमा कर देते हैं। फर्जी मुकदमा कर देते हैं, तो ये फर्जी मुकदमा से आदमी, आम जनता, आम पब्लिक बचने के लिए इसमें कुछ प्रोविज़न है या क्या इसके अंदर प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, सारा चीज़ थोड़ा आप बताइए हमें कि इसमें क्या है। हो सकता है कि आदमी सेफ, आदमी अपने आप को संभाले, अपने आप को बचा के रखे इसके लिए, कि सब चीज़ों में ना फंसे, खाम मुकाम में कुछ चीज़ें। हम तो कुछ कर नहीं रहे, हमको फर्जी मुकदमा फंसा दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया, रेप का लगा दिया, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, चोरी चमारी का लगा दिया। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या है इसका कानून में प्रावधान? हाँ, अगर देखिए जो मुकदमा हो गया जी, ऐसा तो है नहीं कि आज FIR हुआ तो उसके कल सजा हो जाएगा। ट्रायल चलेगा उसका? ट्रायल नहीं, आपके पास राइट है ना। अगर आपको लग रहा है कि प्राइम फेसी गलत केसेस है, FIR कोशिश में जो लोग जाते हैं, FIR को खत्म किया जाए। क्या है इसका प्रोसेस साहब? आप हाईकोर्ट पावर है, कोशिश कर सकता है। मान लीजिए मेरे ऊपर FIR हो गया, ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रोसीडिंग क्या है कि हम उसके बचने के लिए क्या करें? भाई गलत FIR हुआ है, गलत हुआ है, जो भी है, तो उसमें आपका प्रोविजन दिए हो ना, डिपेंड करेगा किस सेक्शन है, किस सेक्शन में, उस सेक्शन में कितने की सजा है। भाई 3 साल की सजा है, 7 साल की सजा है, या लाइफ में किस तरह के दफा में FIR हुआ है, कोई भी है, उसके प्रोसेस हैं, सारे सी प्रक्रिया चलेंगे। अब यह है कि जैसे एग्जाम्पल, आपको एक जनरल कॉमन चल रहा है आज के डेट में, किसी से झगड़ा हुआ, ठीक है, किसी ने अपने नौकरानी से केस करा दिया कि भाई छेड़खानी किया, जनरल मत एक एलिगेशन लगा दिया। तो
आप अगर फ्राइवलेस एलिगेशन है आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हो, उसके खिलाफ जिसने किया है। हाँ, तो हम तो काउंटर करेंगे ना केस। नहीं काउंटर भी कर सकते हैं, कि फर्जी केस किया उसकी भी कंप्लेंट आप दे सकते हो। फर्जी कहाँ देंगे कंप्लेंट? और थाने में दो आप, थाने में दें। इन्होंने फर्जी मुकदमा किया मेरे पर, ये ऐसा है प्रोविजन? हाँ, ऐसा भी प्रोविजन है। अब फॉर्स केस पर केस किया जाए। ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पर कई महिला जो हैं एक ग्रुप बना करके हनी ट्रैप करते थे लोगों को और उसको फंसा देते थे। उस पर केस चला, उस पर FIR हुआ, ऐसा नहीं। अब ये उल्टा हो गया उनके ऊपर। हाँ, उल्टा एकदम होगा, उल्टा होगा। तो इसका भी प्रोसीजर थाने में जाके, थाने में जो सिस्टम है वही होगा। कंप्लेंट तो थाने में देना पड़ेगा आपको, थाने ही करेगा, ऐसा तो है कि नहीं। कल के थाना अगर डिनायल करे, थाना एक्सेप्ट नहीं करे, थाना नहीं करेगा, उसके लिए प्रक्रिया है, आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाओगे। हाँ, ओल्ड प्रोविजन है 156(3) में आप FIR के लिए जा सकते हो। अगर वो नहीं हो सकता तो कंप्लेंट केस आप डाल सकते हो, अपने स्टेटमेंट लिखा सकते हो कोर्ट में जाकर के। कोर्ट जो कंप्लेंट केस फाइल करते हैं वो आपके स्टेटमेंट होगा, आपके स्टेटमेंट अगर कोर्ट समझेगी कि ये इन्होंने सही स्टेटमेंट दिया, आप अपनी गवाही पेश करोगे तो कोर्ट FIR करेगा। ऐसा तो है नहीं, FIR होगा। हाँ, और कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। हाँ, बिना कोर्ट जाए थाना में नहीं हुआ पाए। हाँ, कोर्ट से प्रोविजन है, मतलब ऐसा प्रोविजन है कि आप एकदम शुरू से प्रोविजन है। मुकदमा हो रहा है तो आपके पास आप भी केस करो, आपके पास हैंड है करने का, पुलिस ने एक्शन ले दिया, आप कोर्ट में जाओ। अच्छा, हाँ, सब प्रोविजन अवेलेबल है आपके पास। अगर टूल्स नहीं होता तो हर आदमी रोज फर्जी मुकदमा करता है। हाँ, वही तो चीज है, रोज फर्जी मुकदमा करता है, ऐसा थोड़ी होता है। टूल्स है, जान कि फर्जी मुकदमा एस्टेब्लिश हो गया तो उल्टा हमारे पर केस हो जाएगा, पुलिस पर केस हो जाएगा, पुलिस भी फंसेगी, ऐसा नहीं। हाँ, अब ये है कि आप पर फर्जी मुकदमा होगा, आप लेके देके बैठ जाओगे कि नहीं, ऊपर वाले के भरोसे के नहीं, फर्जी मुकदमा हो गया, अब हम क्या करें, तो ऐसा थोड़ी। आप पर जो राइट अवेलेबल आप अपना एक्सरसाइज करें। अच्छा, मैंने जहां तक सुना था कि इसमें कुछ प्रावधान नहीं है कि अगर आप नहीं, सब प्रोविजन है। हाँ, आप भी उस पर केस कर सकते हो भाई, भाई ये मुकदमा सेम प्रोसेस कोर्ट में जाके करना पड़ेगा, एकदम कर सकते हो। या तो भाई प्रोसेस सबके लिए बराबर है। अच्छा, प्रोसेस तो सबके बराबर है। जो CRPC जो है भारतीय दंड संहिता में, आपके प्रोसेस सबके बराबर है। अब चेंज हुआ है, नाम चेंज हो गया, एक प्रोसेस सबके बराबर है। अच्छा, हाँ। अच्छा, इसमें ये चीजें हैं कि मतलब वो इस पे कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। हमने सुना था कि शायद नहीं होने का है। नहीं, आप भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। अच्छा साहिब साहब, इसमें एक एंटीसेप्टिक बेल जो होता है वो किस चीज के लिए होता है, और उसके लिए आप इसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या करना पड़ता है? जब कोई FIR हो गया, आप कहोगे भाई हमारे पर फर्जी केस किया गया, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो कोर्ट पर उस बात का रखोगे आप, एंटीसिपेशन फ्रॉम अरेस्ट, मैंने कहा हमको अरेस्ट नहीं किया जाए, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल आप मूव करता है कोर्ट में। आप अपने एस्टेब्लिश बताओगे, उसके लिए अपने आप को प्रेजेंट होना पड़ेगा कोर्ट, मतलब नहीं प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, आपका एडवोकेट केस फाइल करेंगे। पहले आपसे एंटीसिपेटरी, इसमें अरेस्ट नहीं होते हैं? नहीं, जब अरेस्ट हो जाएगा तो आपको बेल, उसको रेगुलर बोला जाएगा, रेगुलर बेल, आपको रेगुलर बेल लगाना पड़ेगा। अच्छा, विदाउट अरेस्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं। अच्छा, उसका क्या प्रोसीजर है साहिब साहब? प्रोसेस क्या, सबका प्रोसेस वही है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ अपने, जो CRPC में प्रोविजन है, आप उस प्रोविजन के अंडर में आप उस पे उसको कोर्ट का, अगर भाई एंटीसिपेटरी बेल आपको सेशन कोर्ट नहीं देगा, हाई कोर्ट देगा, हाई कोर्ट नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दिया, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट समझ लिया आपके खिलाफ केस है कहीं ना कहीं मटेरियल, आप सरेंडर करोगे। सरेंडर करने के बाद फिर आप बेल के लिए मूव करोगे। अच्छा, रेगुलर बेल मूव करोगे, प्रोसीजर है। अच्छा, इसमें ट्रांजिट बेल भी होता है साहिब साहब, वो क्या है? ट्रांजिट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, जैसे कि आप वहाँ बाहर हैं, हाँ, जुडिक्शन नहीं बन रहा है, आपका एप्रीहेंशन है, बिहार में है, हाँ, तो आप दिल्ली में हो गया, हाँ, करा सकते हैं, आप करा सकते हैं। इसमें उसको ट्रांजिट बेल कहते हैं, ट्रांजिट बेल बोलते हैं। अच्छा, उसमें ट्रांजिट बेल कहते हैं। अच्छा साहिब साहब, ये बताइए हमें कि आजकल जो कानून में बहुत चीज़ें, लोग बहुत भागते हैं केस करने के लिए, FIR करने के लिए, या कोर्ट केस करने के लिए, क्योंकि हैरासमेंट बहुत है इसमें। लोगों का धारणा बना हुआ है कि भैया कोर्ट जाने का मतलब हैरासमेंट बहुत है। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें टाइम टेकन बहुत है इसमें। असल में टाइम के, हमारा जुडिशियल सिस्टम इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जी, इतने जजेस नहीं हैं जितने होने चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिस पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, तो उसी में टाइम लगता है। इसमें तो आप क्या कर सकते हैं, तो टाइम फेस करना पड़ेगा। किसी जगह अपील सुनवाई में 5-5 साल लग जाते हैं, 6-6 साल लग जाते हैं, वही तो चीजें बहुत टाइम लगता है। तो उसमें क्या कीजिएगा, जो प्रोसेस है तो है, 70% ज़्यादा पेंडेंसी कोर्ट में पड़े हुए हैं, नंबर ऑफ जजेस नहीं है, उसकी वजह से डिले होता है। हाँ, अब किसी भी हाई कोर्ट में मान लीजिए कि 100 जज की कैपेसिटी है और 60 जज ही काम कर रहा है, तो कितना हाई कोर्ट डिस्पोज करेगा? कहीं 40 की कैपेसिटी है तो 20 ही जज काम कर रहा है। जी। अच्छा, ये चीजें होता है इसमें। हाँ, नंबर ऑफ जजेस चाहिए ना काम करने के लिए। अच्छा साहिब साहब, आजकल बड़ा चल रहा था वो जो
वायरल न्यूज़ भी बहुत था। SIR का लेके सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है शाहिद साहब? SIR में हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि उस केस में मैं था नहीं। जी जी। लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्टकट में SIR, हाँ, एक ये जो इलेक्शन कमीशन जो है जी, वोटर लिस्ट का फ्रेश जो है इंक्वायरी कर करके भाई एक्चुअल और जेन्युइन वोटर है नहीं है जी जी, इसके बहाने कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की साजिश थी, जैसे बहुत बड़ा एक लोग जो है वोटिंग राइट से बाहर हो जाता अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता तो। जी जी, चूँकि उसमें था कि आपको प्रूफ करना है अपना रेसिडेंस, और रेसिडेंस प्रूफ करने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं था। अब गांव में जैसे बिहार जैसे जगह पे जी जी, जिसके पास न घर है न जमीन है जी जी, न जायदाद, वो किस चीज़ का पेपर लेकर आएगा। आज भी वहाँ जो है हर जो मजदूर है बेसिकली ज़्यादातर, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को हो, हिंदू मुसलमान हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, बहुत सारे ज़्यादातर उसी तबके के हैं। आप देखो मट्टी का घर लोग बनाते हैं, है ना, मट्टी घर बनाए फूस डालें और चल पे, फिर कहीं जहाँ जॉब मिला वहाँ चल पड़े, फिर कोई किसी जगह कंस्ट्रक्शन हो तो वहाँ चले गए, वहाँ घर बनाया वहाँ रख लिया, उनके पास अपना ठिकाना ही नहीं है। अब उससे आप पूछोगे आधार कार्ड तो फिर भी बहुत ये चला तो 10 साल में लोग बनवा लिए हैं। इसमें इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड मान्य है, तो आधार कार्ड से सब लोग, मैक्सिमम लोग के पास आधार कार्ड था, उसमें आ गए लोग। तो आधार कार्ड को तो वैलिड नहीं माना है? नहीं, वैलिड मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, कह दिया। हाँ, अमेंडमेंट हुआ इसका? हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ऐड करने के लिए कहा। अच्छा, ये आप कीजिए इसका लेके। पहले शायद नहीं था। पहले नहीं था, तो आधार कार्ड जब हो गया तो मैक्सिमम लोग आ ही गए। मैक्सिमम काफी लोगों का नाम भी कटा है इसमें। नाम कटा है, नाम करने कई सारे रीजन हो गया। ऐसा कोई हम हमारे जानने में कोई ऐसा नहीं है कि कोई जेन्युइन आदमी का ऐसा हो, हमारे नॉलेज में नहीं भी हो, लेकिन न्यूज़ में जो इतने लोग चला, तो नाम कटने के बहुत से रीजन होते हैं। कोई दिल्ली शिफ्ट कर गया, कोई कहीं शिफ्ट कर गया, कोई बम्बई शिफ्ट कर गया, कोई है नहीं प्लेस वहाँ पर रह नहीं रहा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये इस पे ऑर्डर आ गया इसका? नहीं, पेंडिंग चल रहा मैटर, लेकिन इफेक्टिव ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सर सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड का लेके सुप्रीम कोर्ट ने इसको ट्रूली एग्जामिनेशन कर करके अब तक के हियरिंग में कहीं ऐसा कोई नहीं, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं पाया कि कोई ऑब्जेक्शनेबल है या कहीं पर कोई चीज़ को वायलेट हो रहा है जिसके आम आदमी इसमें वोटिंग राइट से छूट जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं पाया। कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमने ना कहीं ऐसा किसी का धरना कंप्लेंट आया कि भाई हमारा छूट गया। ये ऑलमोस्ट लोगों का ऐड हो ही गया, ऐड हो गया इसके अंदर। नहीं कहा कि इसमें सुनने में आया था कि आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जाए। नहीं, आधार कार्ड मान लिया। तो अभी आप बता रहे हैं कि इसमें चेंजेस हुआ है, आधार कार्ड मान लिया गया। अब तो इलेक्शन भी हो रहा है वहाँ किसी। हाँ, बिहार में इलेक्शन हो रहा है इसका लेके, तो इसमें लेके चीजें आ गई आधार कार्ड लेके। पहले था कि आप डेट ऑफ बर्थ लेके आइए, ये आवासीय प्रमाण पत्र लेके आए, तभी जाके आपका ये चीजें होगा। वो चीजें अभी है पेंडिंग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीरियस समझ करके, चूंकि टाइम कम था इसलिए बहुत जल्दी इस इशू को कॉन्शियस लेते हुए जो ज़रूरत था सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पास किया। ये ऑब्जेक्टिव जो डायरेक्शन की ज़रूरत थी इसमें, अच्छा वो कर दिया। उसमें सबसे बड़ा जरूरत था आधार कार्ड का, जिसमें आधार का तो मेन था। लोगों के पास मैक्सिमम सारे लोग ऐड हो गए। आधार कार्ड का लेके है मसला, है कि नहीं? अच्छा शाहिद साहब, सिटीजन एक्ट पे क्या चल रहा है? सिटीजन एक्ट पे क्या चल रहा है? सिटीजन तो बहुत अभी पेंडिंग है, पेंडिंग चल रहा है अभी इसमें कोई इशू नहीं है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है, कोई हियरिंग ही नहीं हो रही है उसकी? नहीं, अभी पेंडिंग है। कंस्टिट्यूशनल मैटर है, सिस्टमेटिक आते हैं, चूंकि बहुत सारे मैटर हैं जो 5 जज में पेंडिंग है। अच्छा। जब आएगा तब आएगा, ये चीज़ें होती हैं। तो इसका कब तक आएगा कुछ? इसका कोई ऐसा कुछ नहीं बता सकता, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा शाहिद साहब, एक बड़ा अहम क्वेश्चन जानना चाहते हैं आपसे, जो हमारी पूरी आवाम भी जानना चाहती होगी इसका लेके, और बड़ा जानना भी चाहिए सबको कि ये कॉलेजियम क्या है शाहिद साहब? कॉलेजियम क्या है जो अपॉइंटमेंट होती है जजों की? देखिए अभी जिसको कॉलेजियम कहते हैं शायद, तो आप बेहतर बताएंगे इसके बारे में, है ना? तो कॉलेजियम के बारे में कुछ रोशनी दें और बताएं। सुप्रीम कोर्ट में जो 5 सीनियर जज होते हैं जी, वो कॉलेजियम जजेस कहलाते हैं। चीफ जस्टिस, उसके बाद जो 5 अगले जो 4 और जो सीनियर हुए जी, है ना, इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के एग्जामिनेशन से हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, और इन्हीं के ओपिनियन से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जजेस आते हैं। अच्छा, एक सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर। ओनली 5 जजेस होंगे इसके अंदर? ये डिसाइड, यही लोग का डिसाइड करेंगे, डिसाइड करता है। तो इसमें कुछ एग्जाम देने की जरूरत नहीं है? इन्हीं के विषय होता है, इनका अपना। किसी को भी ले सकते हैं ये? किसी को भी ले सकते हैं, या किसी का कुछ कंप्लायंसेस है? नहीं, इसमें जज को हायर फॉर्मल जैसे कि नहीं रिक्वायरमेंट बना रखा है, जैसे कि जिसको एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। अब 10 ईयर्स तो बहुत सारे, उनका अपना इंटरनल स्क्रूटनी होता है कि भाई कौन इसके लिए कैपेबल होना चाहिए ना।
तो उसके अच्छा। इंटरनल अपना पैमाना वो अपने एग्जामिनेशन करके करती है। तो 5 जो जजेस रहते हैं उनका क्या पैमाना है? वही सिलेक्शन करते हैं, वही करते हैं? वही क्या ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। हाँ। वो कॉलेजियम उसको कहते हैं? हाँ, क्योंकि जजेस का नाम ऐसा नहीं कि यहीं डायरेक्ट करता है, वो जैसे कि बिहार से आना है तो वहाँ का जो चीफ जस्टिस होगा वो रिकमेंड करेंगे भाई हमारे यहाँ 10 ऐसे वकील हैं जिसको हम जज बनाना चाहते हैं। अच्छा। है ना, वहाँ से नाम आता है तो यहाँ से कुलीम डिसाइड करती हैं कि भाई इनके शॉर्टलिस्ट करेंगे वो। हाँ, इनका अपना इंटरनल मशीनरी है जिससे वो एग्जामिनेशन करेंगे। हाँ। वो सूटेबल है कि नहीं है, वो जब सूटेबल होता है तो फिर उसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉलेजियम में गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्या? इस कॉलेजियम? नहीं, गवर्नमेंट से रिपोर्ट आती है, IB रिपोर्ट वगैरह सारा चीज़ें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का सजेशन आता है, गवर्नमेंट का रिमार्क्स रहता है। अच्छा। तभी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो उसमें मैंने देखा है जितने भी जस्टिस होते हैं ज़्यादातर आपके जजेस होते हैं जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वकील, कोई 15 साल 10 साल से कर रहे हैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस, उनको जज बनते हुए देखा है मैंने। तो वो सही चीज़ का होता है सारा इसमें जैसे आप बताया आपने? नहीं तो वो सिस्टम वही है, रिकमेंडेशन होता है वो, रिकमेंडेशन कोई एग्जामिनेशन कुछ नहीं है? नहीं, उनके एक्सपीरियंस उनके कोई भी हो सकता है इसमें? हाँ, कोई भी आ सकता है, उनके रिकॉर्ड, उनके पास्ट प्रैक्टिस, पास कितना उनका, कुछ कंप्लायंसेस है इसका? सही साहब, वो सब देखा जाता है। कुछ कंप्लायंसेस है इसका? भाई कंप्लायंस का जज को इंटरनल एग्जामिनेशन करती है ना, इंटरनल एग्जामिनेशन करेगा, आपका पता लगाएगी कि भाई इनका आर्गूमेंट कैसा है, इनका स्किल कैसा है, सब कुछ किस तरह से कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी सलाहियत है। अच्छा। तो तब वो उनका होता है। अच्छा। क्योंकि ये जो हाई कोर्ट के जजेस का जो है इन्हीं 5 जजेस के रिकमेंडेशन से होता है। जी 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 जी। अच्छा, तो ये इसका सारा सिस्टम है, उसी पे होता है सारा कुछ। इसमें आपके जितने स्टेट में चीफ जस्टिस होते हैं वो भी रिकमेंडेशन? हाँ, वो रिकमेंडेशन वहीं से आता है कि स्टेट से मेरे इतने हैं। हाँ, और उस स्टेट से ये हैं। हाँ, उसमें फिर ये सिलेक्शन करते हैं वो। हाँ, सिलेक्शन करेंगे किसको करना है किसको नहीं करना। फिर बताया जो कि एग्जाम जो एग्जाम नहीं होता उनका, अपना एग्जामिनेशन करेंगे। हाँ, इंटरनल वो उसको इंक्वायरी करेंगे भाई ये फिट है कि नहीं फिट है। अच्छा, इंटरनल इंक्वायरी करते हैं कि मतलब सही है कि नहीं, फीडबैक पॉजिटिव मिला कि नहीं मिला उनको, उसकी बेसिस पे वो ये करते हैं, पॉइंट करते हैं। अच्छा। साहिब साहब, एक और बड़ा अहम क्वेश्चन है, जानना चाह रहे थे आपसे कि अगर कोई जजेस या कोई जज गलत जजमेंट दे दिया, आपने गलत ऑर्डर पास कर दिया, तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? उस पर क्या, कौन सी बॉडी है जो इस पे भाई जजमेंट पे ऐसा नहीं कोई जज गलत कर दिया। भाई जजमेंट, जज को अपने घर से थोड़ी जगह जजमेंट बना कर, जज तो भाई जो कानून है उसको सारे इफ एंड बट देखते हुए जजमेंट अपना पास करते। ठीक है, वो अब उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। भाई लोअर कोर्ट को अगर जजमेंट पास करता है, ठीक है, तो अगर एक आदमी एग्री है तो हाई कोर्ट जाएगा। जी जी। दूसरा उससे एग्री हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जी जी। तो प्रोसेस है, उसमें कई जजमेंट जो है एक्विटल भी कन्विक्शन में सुप्रीम कोर्ट कर देती है, कई कन्विक्शन भी सुप्रीम कोर्ट एक्विटल कर देती है। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट वैसे कर दी, सुप्रीम कोर्ट उसको फ्रेश एग्जामिनेशन करती है किसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए कोई जजेस ने सब कुछ सही रहा है, सारी एग्जामिनेशन सारा, तो उसको है ना, उसके लिए तो हाई कोर्ट बना हुआ ना, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बना हुआ, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट बना हुआ, आपके राइट तो अवेल करने की जगह तो बना हुआ। हम तो आगे अपील कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन जो जज ने नहीं, ऐसा नहीं कि कोई जज आपके साथ गलत कर दिया भाई, वो उसकी अपनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, वो समझा कि ये चीज़ होना चाहिए, उसने अपने पास किया। हाँ, अगर जब तक अल्टीमेटली आप साबित करें कि भाई जज ने करप्शन किया या फलाना किया, ढकाना किया, कहीं आपसे कुछ मेजर आपसे कुछ, तब तो आप किसी लोअर कोर्ट के जज पर या किसी के कह सकते हैं ऐसा कुछ है, ऐसा हम नहीं कर सकते। उसका क्या है? उसका आप कंप्लेंट जुडिशियल इंक्वायरी करेगी। बहुत सा दिल्ली हाई कोर्ट अभी भी पिछले कहाँ जाएगा, मतलब लोअर कोर्ट में मान ले किसी? नहीं, वो हाई कोर्ट करती है, ऐसा थोड़ी आपको कहीं जाना है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस करेगा, भाई कोई जज अगर गलत कर रहा है या किसको आप अप्रीहेंशन है तो अपनी इंक्वायरी करेगा, पता चलाएगा, उसको अपने इंटरनल इंक्वायरी करने के बाद उसको लगेगा हाँ भाई ये जज गलत कर रहा है तो उसको सस्पेंड करेगा। पेडिशनल कंप्लेंट देगा, कोई भी कंप्लेंट दे सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप कलम तो हो सकता है आपके खिलाफ केस हो जाएगा गलत अगर होगा तो। आपके साथ वैलिड प्रूफ होना चाहिए ना। अच्छा, वैलिड प्रूफ है कि आपने कि जिनकी बात लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, वो उसका प्रूफ है कि नहीं? प्रूफ मैलिफिकेशन होता है ना, पैसे के लेन देन कर रहा है या करप्शन कर रहा है, कुछ भी, आप उसको प्रूफ या कोई ऐसा कंप्लेंट दें, तब जज सीजीआई इंक्वायरी करेगा, उसको एक्शन लेगा। चीफ जस्टिस जो है आपके, बराबर एक्शन होता है, कई जजेस सस्पेंड होते हैं। हाँ, चीफ जस्टिस ही बॉडी है जो वही करेगी जो स्टेट की, वही करती है, करेगी। अच्छा वही। तो साहिब साहब, एक चीज़ आप बताएं मुझे, बड़ा अहम क्वेश्चन है साहिब साहब कि 3 तलाक है क्या, और 3 तलाक में क्या इसकी वो है, क्या कहते हैं, सजा क्या है उसकी? इस पॉडकास्ट में 3 तलाक का क्वेश्चन पे अभी आप शाहिद अनवर साहब से
कंप्लीट अभी आप जवाब सुनेंगे और समझाएंगे 3 तलाक क्या है और 3 तलाक से क्या नुकसान है 3 तलाक देने से। तो अभी आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो सरकार ने जो एक्ट पास किया जी, वो कहा कि पहले आप कोई भी बेसिकली ये मुस्लिम में जी, जी, कोई भी 3 तलाक में जो एक्ट बना है तो 3 तलाक अगर आप दिया आपने तो आपको सजा मिल जाएगा। तो जो अब अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें सरकार ने आया कि कोई भी आदमी अगर एक ही बार में 3 तलाक दे देता है, जी, तलाक तलाक तलाक, तो ये एक इसको तलाक नहीं माना जाएगा और इस तरह से ये एक ऑफेंस हो गया ये आपका। अच्छा, इस तरह से तलाक देना ही एक ऑफेंस है। अच्छा, ये कानून बना है इसका। हाँ। जी, जी। अब क्या है कि किसी को आप 3 बार तलाक दे दें, हाँ, इस्लामिक लॉ ऑफिसर शरीयत के हिसाब से तलाक हो गया उसका। जी, जी, ठीक है, वो लड़की आपके पास नहीं आ सकती है किसी के पास। तो ये जो है एक ऑफेंस बना दिया गया। अगर कोई आदमी इस तरह से करता है तो वो एक ऑफेंस हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से वे से तलाक देगा तो वो ऑफेंस है। अब उसमें इस्लाम में भी तलाक देने के तरीके हैं। तलाक अहसन जिसको कहा जाता है, जी, जी, कि अगर तलाक देना है तो एक बार आप तलाक देंगे और 3 महीना तक वेट करेंगे। हो सकता है 3 महीना में वो वापस आ जाए। जी, जो शरीयत में है। जी, हाँ, नहीं हुआ तो फिर 3 महीना पर देंगे, फिर आप वेट करेंगे। जी, जी, फिर नहीं हुआ, अगर मिलने की साइज है तब तीसरी बार देके तब फिर आप फाइनल अप कर सकते हैं। ये प्रोसीजर है प्रोसेस करने का। ठीक है, कोई शॉर्टकट प्रोसेस नहीं है। जी, जी, तलाक बेसिकली डाइवोर्स का आज के डेट में कोर्ट में हर रिलीजन में आप देखो, कोर्ट में खड़ा जो मैट्रिमोनियल मैटर में चल रहा है। जी, जी, भाई डाइवोर्स का प्रोविजन है, वो अपना डाइवोर्स दिया है जो भी है, ज़्यादातर म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है लोगों में। तो अब तो हर जगह ये चीज़ें जो है ज़्यादातर कोर्ट में क्या है कि एक पार्टी डाइवोर्स दूसरा पार्टी सेटलमेंट करा के ये सोल्व चल रहा है, नकल आ रहा है, डाइवोर्स का सिस्टम चल रहा है। अच्छा, किसी स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट ने तो हर जगह भी मीडिएशन सेल भी बना रखा है मीडिएटर करने के लिए। वही ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि उसका सेटलमेंट हो जाए, साथ में रहें। नहीं रहता है तो उसको एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कराए, जिससे आपस में लोग दोनों आदमी लड़े नहीं, हस्बैंड वाइफ। भाई लमसम उसको 10 लाख 20 लाख जिसको जैसा औकात है दे करके सेटल करके उसको म्यूचुअल डाइवोर्स करा दिया जाए। ये सिस्टम है, ये सिस्टम। उस पर कोर्ट ने आजकल ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया हर जगह पर। हर जगह पर कोई मैट्रिमोनियल होगा, आपको जिसको भी केस होगा सबसे पहले थाने में केस डालेंगे तो थाने में पहले अब मीडिएशन सेल बनाओ, वहाँ भी मीडिएशन में जाएगा वो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जज में पहले मीडिएशन दोनों पार्टी को बैठाया जाएगा। ठीक है। दोनों पार्टी जब आपस में नहीं आएगी तब जाके FIR होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट FIR हो जाए किसी की। अच्छा, इसमें सिस्टम नहीं है FIR ऐड करने का। पहले आपको मीडिएशन का मौका दिया जाएगा। अच्छा, पहले लड़का कहा जाएगा नहीं रखने के तैयार तब रखो आप। अच्छा, 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 है ना, ये चीज़ें हैं इसमें जिससे कि फैमिली को बचाया जा सकता है कि मतलब बच जाए। हाँ, दोनों को लाइफ बच जाए। हाँ, अच्छा, लिटिगेशन से बच जाए। इसमें सजा कितना होता है तो भाई साहब किसमें 3 तलाक में? 3 तलाक का शायद 2-3 साल मैक्सिमम सजा। 3 साल से। हाँ। अच्छा, इसकी ओहो। देखिए, ये कोई भी कानून बनाया जाता है जिससे कि जो माल प्रैक्टिसेस हैं उसको रोका जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए। जी, जी, ठीक है, इसलिए कानून ही बनाया गया। तो ये सिर्फ कोई आदमी इसको मिसयूज, रेगुलर तलाक को मिसयूज कर रहा था, इस चीज को बनाया गया। ये सिर्फ हम मुस्लिम रिलीजन में है? मुस्लिम ही में है ये, बाहर में नहीं है। बाहर में सब बाद में तलाक का प्रोविजन है ही नहीं ना। हिंदू में अलग प्रोविजन है। अच्छा, हाँ, उनको डाइवोर्स के लिए नोटिस देना पड़ेगा। डाइवोर्स केस का कोर्ट के थ्रू होगा। उनका ऐसे नहीं हो सकता कि तलाक उनके यहाँ तलाक का कोई सिस्टम नहीं है। कोर्ट का प्रोसीडिंग करना पड़ेगा, कोर्ट के थ्रू ही होगा। अच्छा, पूरी आप प्रोसीडिंग करें, कोर्ट अगर डिग्री देगा तब होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। अरे साईं साहब, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, कुछ एडवोकेट के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे आपसे कि अगर कोई एडवोकेट साईं साहब कुछ अपने कस्टमर क्लाइंट के साथ कुछ फ्रॉड करता है या सर्विस नहीं दे पा रहा है तो उसकी कंप्लेंट कहाँ? बार काउंसिल में कर सकते हैं। बार काउंसिल में कर सकते हैं। बार काउंसिल में क्या राइटिंग कंप्लेंट देना पड़ेगा? हाँ, राइटिंग दीजिएगा आप, जैसे कंप्लेंट लिखते हैं। बार काउंसिल क्या उस पर एक्शन लेती है साईं साहब? क्या एक्शन लेती है उसके एडवोकेट के ऊपर? उस पर जितने जो एक कॉमन आदमी पे होता है उस पर भी एक्शन होगा, एडवोकेट को अलग से थोड़ी है। अच्छा, सारे एक्शन होंगे उस पर। तो सारे एक्शन मतलब क्या, उनकी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया? हाँ, लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। भाई डिपेंड करता है क्या किया है।
अच्छा, कोई क्राइम किया है तो क्राइम में FIR थाना होगा, थाना में चलेगा, सॉरी कि वकील इस पर केस नहीं चलाएगा, कौन कर दिया? अच्छा। हाँ, और ये तो एक्स्ट्रा है, बात कौन सी तो एक्स्ट्रा है। कोई गलत करेगा उस पर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? नहीं, वो तो चलेगा, उस पर FIR होगी, वकील पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। कोई एग्जम्पशन नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे कि आप अपना केस लड़ रहे हैं, केस हार गया, तो ये कोई गलत नहीं हुआ, वकील को गलत नहीं, इसको नहीं, मान लीजिए कि किसी एडवोकेट ने क्लाइंट से पैसे लिए और उसको सर्विस नहीं दे रहा है, या भाई सर्विस तो क्या, सर्विस का ऐसा तो है नहीं, सर्विस तो है ही नहीं ना। हाँ, ये तो सोशल वर्क है वो वकील का, ये कोई मेडिकल प्रैक्टिस तो नहीं है। हाँ, ये एडवोकेट प्रोफेशन एक डॉक्टर का प्रैक्टिस और वकील के प्रोफेशन में आप समझ लीजिए आसमान जमीन का फर्क है। अच्छा, डॉक्टर अगर सर्विस नहीं दिया, मर गया, आप कह सकते हैं। वकील तो आपकी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जज फैसला कर रहा है, ये कोई सर्विस नहीं है, तो सोशल वर्क में आता है। अच्छा, इसलिए आपको सर्विस में जजमेंट क्या वो नहीं होता, आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसमें कोई राइट नहीं, इसमें वकील को गलती नहीं मानी जाती है। अच्छा। हाँ, मान लीजिए वकील ने कोई रिस्पॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, या उनके डेट पे हेयरिंग में जा नहीं रहे हैं, तो उसके लिए बात क्वेश्चन कंप्लेंट कीजिए, वो कंप्लेंट कर सकते हैं। चीज कैसे मान लीजिए जजमेंट का आपको उससे वकील से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जजमेंट की बात नहीं कर रहा, मान लीजिए यही जो ट्रायल जो चलेगा, ट्रायल में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वो, या उनकी जो रिप्लाई, तो आप कंप्लेंट करोगे ना, नहीं हो दूसरा वकील कर दो, सर क्या फर्क पड़ेगा, वकील के पीछे पड़ा वो। अच्छा। वकील नहीं करा, वकील कमी हिंदुस्तान में। अच्छा साहिब साहब, और भी बड़ा क्वेश्चन आजकल लोगों की धारणा बनी हुई है कि जो एडवोकेट होते हैं आजकल मिडिल मैन वाला काम कर रहे हैं, बहुत मिडिल मैन वाला काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, अरे भाई तो क्या आप इसमें आप तो कह नहीं सकते ना कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं पहले ही बताया आपको, 60 साल तक नौकरी किया, पता लगा थे किसी सिपाही था और जाकर लॉ करके वकील बन गया, तो सिपाही की थोड़ी से छूट जाएगा, वो उसी काम में लग जाएगा। तो सिस्टम की कमी है, आप सभी को आप एंटरटेन कर रहे हो, है ना। अरे साहिब साहब, एक वाकया मेरे साथ गुजरा था, वो जरा आपके साथ भी हम शेयर करना चाह रहे हैं, और आवाम के साथ भी शेयर करना चाह रहे हैं। आज से 12 साल पहले की वाकया है। मेरा कंपनी के साथ कुछ डिस्प्यूट हुआ था, और मैं पॉलिटिक्स का शिकार बन गया था कंपनी के अंदर, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में। इसमें उन्होंने इलीगल टर्मिनेशन किया था मेरे साथ, है ना। तो मैंने उनके ऊपर केस फाइल किया था, यहाँ क्या कहते हैं, पटियाला हाउस में। तो वकील का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, जो एडवोकेट थे, उन्होंने क्या मेरे साथ किया था वो हम शेयर कर रहे हैं आपसे भी और आवाम के साथ भी। तो उन्होंने पिटीशन फाइल किया, मेरा सारा कुछ नोटिस हुआ, सब कुछ हुआ। अब उसी दौरान उन्होंने मुझे बोला कि आपका इतना फ़ीस लगेगा, सिर्फ 55,000 रुपया कोर्ट फीस लगेगा, उन्होंने मुझे ये बताया, और मुझसे 55,000 रुपया कैश लिया उन्होंने। ठीक है, मैंने कैश दिया उनको। तो गलत प्रैक्टिस है, ऐसा झूठ बोल कर पैसा नहीं, मैं एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात आप सुन लीजिए साहब, क्या हुआ था मेरे साथ। तो और मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, हमारे आवाम के साथ भी शेयर करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने 55,000 मैंने कैश दिया उनको। ट्रायल चला, इसी दौरान की हियरिंग थी, मैं उनकी चैम्बर में बैठा हुआ था, वकील साहब थे नहीं, तो मैं अपना फाइल देख रहा था। फाइल देखते देखते लास्ट में उसकी कोर्ट फीस की रसीद सामने आ गई मेरे पास, वो भी 650 रुपया की थी। मैं बड़ा ये हो गया, दंग हो गया देख के, शौक हुआ, ये कैसे। तो फिर मैंने, वकील साहब आए तो मैंने पूछा उनसे मेरा कोर्ट फीस, मैंने उनसे ये बोला कि आप मेरे को जो मेरा कोर्ट फीस लगा है, आप मेरे से रसीद दे दीजिए आप। तो वकील साहब ने घुमा फिरा के बात करने लगे कि नहीं फीस रसीद नहीं होता, ये नहीं होता। उनका नहीं, देखो या तो आप मेरा रसीद दो या तो मेरा पैसा वापस करो। खैर उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरा पैसा वापस किया, 55,000 रुपया, वो भी चेक से। तो मेरा ये जानना चाह रहा था साहिद साहब कि अगला बंदा देखिए, हर वकील को मैं गलत किया था, आप उसको बात करके कंप्लेंट कर सकते हो। मैं हर वकील को नहीं बोल रहा, मेरे साथ ऐसा हुआ था। फीस लेने का राइट है, वो झूठ बोलकर थोड़ी कोर्ट फीस के नाम पे थोड़ी लेनी है। वही जानना चाह रहे हैं कि अगला जो भी आम नॉर्मल आदमी है, अगर जा रहा है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है, तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं है, तो अगला बंदा कहाँ पे चेक करे ये सब चीज़ें। अब एक वकील पे हमने भरोसा किया। नहीं, अब तो ये पुरानी बात है, अब तो ऐसा है जी, अब तो AI का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, वो क्या है क्या नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अब तो कोई धोखाधड़ी वाली बात है नहीं। अच्छा। अनटिल से उसको बेचारे को इसको नॉलेज नहीं हो, एक बात कर रहे हैं। हाँ। अब तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको झूठ बोल कर ले लेगा, फलाना करेगा। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का कोई ये नहीं कहते 50,000 लगता है। अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ 1500 तो 50,000 कैसे हो जाएगा? जो कोर्ट फीस लगता है सिविल में लगता है, क्रिमिनल में नहीं लगते हैं। तो हर चीज़ आज कहते हैं तो गूगल को बोलोगे फट से जवाब दे देगा। अब तो AI और गूगल फोन का जमाना, सारा उसमें क्लियर है। अब किसी भी जनरल से पूछेगा आपको नॉलेज दे देगा। अब तो ये चीज़ें हैं नहीं ना, कोई झूठ बोल के आपको ले लिया। अच्छा। हाँ, अगर झूठ बोल के ले लिया तो आप बाद में हमसे कंप्लेंट करो कि हमसे गलत लिया है।
कंप्लेंट करें तो हाँ। बार काउंसिल उसके ऊपर भी एक्शन हाँ, लेदम लेगी, सस्पेंड कर सकती है। सस्पेंशन किया उसका जो लाइसेंस सस्पेंड हाँ, लाइसेंस कर सकते उसका कितने भी लाइसेंस कैंसिल करती है। लाइसेंस जो है सस्पेंशन वो डिपेंड, जब तक केस चलेगा वो तो अपॉर्चुनिटी दिया जाए दोनों आदमी को। 6 महीने में कर सकती है, 2 दिन में कर सकती है, जब तक हियरिंग हो कर देगा, उसमें क्या दिक्कत। सस्पेंड कर देगी बार काउंसिल। हाँ, वहाँ बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट वहाँ जाकर देना पड़ेगा कंप्लेंट, क्या करना हाँ, कंप्लेंट का तरीका है, बार काउंसिल करना पड़ेगा आपको। बार सिर्फ दिल्ली में करना पड़ेगा, हर स्टेट का बार काउंसिल होता है। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में चल रहा है, हाँ, दिल्ली में जाकर करना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेगी इसके ऊपर। अच्छा, चलिए तो बड़ा गुजरा था मेरे साथ, तो हम आपके साथ भी शेयर करना चाहें तो, और लोगों के साथ भी ये चीज़ें अलर्ट रहें और उसी हिसाब से अपना इस चीज़ को देखें, है कि नहीं। अच्छा शाहिद साहब, एक और ये है पूछना था आपसे कि मान लीजिए पुलिस कंप्लेंट कोई कर देता, कोई आम आदमी कंप्लेंट कर दिया किसी से, कोई रंजिश, कोई पड़ोस का मामला हुआ या कुछ दोस्तों का मामला हुआ, एक कंप्लेंट कर दिया, तो पुलिस पे के पास पावर है कि उसको डिटेन कर ले या थाना में जाकर बैठा दे 1-2 दिन? ये डिपेंड करता है कि क्या केसेस, ऐसे नहीं है। मतलब देखिए, ऐसे कोई क्या कंप्लेंट किया जब अगर कोई मारपीट कर दिया, लाइन ऑर्डर है, फर्दर लाइन ऑर्डर तो पुलिस डिटेन कर सकता है। अच्छा, हाँ, डिपेंड करता है क्या केसेस है, नहीं है उस पर। मान लीजिए कोई दंगे हुआ या लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता ना, वो वही चीज़ है ना, डिपेंड करता है कि बगैर एफआईआर में मान लीजिए कंप्लेंट किया, एफआईआर नहीं हुआ, एक नॉर्मल कंप्लेंट हुआ, तो उस पर पुलिस को डिपेंड करता है ना क्या किस चीज़ के लिए कंप्लेंट किया है। नहीं वो तो ठीक है, मान लीजिए हाँ, उस पर पुलिस का जो पावर एक्शन लेगी। पुलिस को ये किसी भी घटना को रोकने का पावर है कि भाई इस तरह की दोबारा घटना नहीं हो। कोई आदमी हो सकता है कि तलवार लेके घूम रहा होगा और कोई मर्डर कर देंगे, तो पुलिस कहेगा भाई इसको 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 कर, चला मर्डर ही कर देगा ये किसी को, और या उसका अप्रीहेंशन है कि जान से मार देगा, ठीक है। पुलिस के पास पावर हाँ, है, तो पुलिस कर सकती है, बट हाँ, इस तरह का दंगा नहीं हो, फसाद नहीं हो, तो पुलिस को पावर है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला हाँ, है। ये चीज़ डिपेंड करता है किस तरह का कंप्लेंट है, ऐसे हवा में नहीं बात कर सकते ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कंप्लेंट भी नहीं, जो क्या है क्या नहीं उस पर हर चीज़ क्रिमिनल केसेस जो भी है ना, एक बहुत स्पेसिफिक होता है। हाँ, ना, बस का टिकट ले तो बस पर जाइएगा, ऐसा नहीं कि बस का टिकट ट्रेन में चले जा रहे हैं। अच्छा शाहिद साहब, एक बड़ा बहुत अहम क्वेश्चन है शाहिद साहब। क्वेश्चन ये है कि आजकल जो दिल्ली का ही मामला है और पूरा ओखला का ही मामला है, ये BSES का लेके, BSES का लेके, जो BSES में जो मीटर का लगने का होता है, जैसे मान लीजिए आजकल बहुत हो रहा है ओखला एरिया में और दिल्ली में भी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का किसी ने कोर्ट केस कर दिया, इसके वजह से वो MCD बुक्ड हो गया। MCD बुक्ड होने की वजह से क्या होता है कि BSES उसको बिजली क्या कहते हैं मीटर अलाउट नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी अलाउट नहीं करती है। और मान लीजिए वही केस अगर डिस्पोज ऑफ हो जाता है, कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो जाता है, तो क्या BSES हम कोर्ट जाके हम BSES का से हम ले सकते हैं कोर्ट से ऑर्डर कि हमें बिजली दिया जाए इसका लेके, अगर कोर्ट डिस्पोज ऑफ हो जाता है इलीगल कंस्ट्रक्शन का लेके? तो भाई जब लीगल है तो क्यों नहीं ले सकते हैं? नहीं, लीगल नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी ने डाला, वो कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिस्पोज कर दिया, इलीगल बताया कि लीगल बताया? लीगल बताया गया। लीगल बताया तो आप ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे? तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है शाहिद साहब? अब प्रोसीजर कि इसमें क्या होता है कि MCD NOC देने के लिए मना करती है कि नहीं जी इलीगल मैंने काम किया नहीं वैसे करिए, अनऑथराइज एरिया है, हम इसमें हम नहीं देंगे। जहाँ जब आपको कोर्ट परमिशन दे दिया किसी बिल्डिंग को लीगल कर देता है, अनऑथराइज कहाँ से हुआ? फिर नहीं हुआ ना अनऑथराइज। अनऑथराइज कहाँ से? जब कोर्ट ऑथराइज बता दिया, कोर्ट जाके हम ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, कोर्ट से एक्शन लीजिए, कोई नहीं लगा रहा हमारा। वैसे बिजली विभाग लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? बिजली वाला कहता है कि आप वहाँ से भी वो लेके आए, क्या नाम है, MCD से NOC लेके आए। कोर्ट ने परमिशन दे दिया ना आपका? कोर्ट ने ये परमिशन नहीं दिया, कोर्ट ने ये परमिशन दिया है कि जो इलीगल आपका इलीगल है, हाँ, लीगल करके डिस्पोज ऑफ कर दिया केस को। हाँ, अगर MCD क्यों नहीं दे रहा? MCD वो कह रहा है कि अनऑथराइज एरिया में हम लोग NOC देते ही नहीं है। पर अनऑथराइज कैसे? कोर्ट ऑथराइज कर देता है, अनऑथराइज कैसे? कोर्ट ने कहा ना कि सही कंस्ट्रक्शन है, सही एरिया में है। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या फिर हमको कोर्ट जाके इसका ऑर्डर लेना पड़ेगा? तो कोर्ट में कर सकते हैं फिर दोबारा, भाई आपने ऑथराइज कर दिया फिर भी नहीं हो रहा, तो इसकी क्या प्रोसीजर है शाहिद साहब? क्या जो आपको पिटीशन पेंडिंग है उसमें वकील से डिस्कस कीजिए, बताएंगे एप्लीकेशन लगाने के लिए। हाई कोर्ट में लगेगा? जहाँ आपको मैटर पेंडिंग था वहीं लगाइए। हाई कोर्ट से तो डिस्पोज ऑफ हो गया, हाँ, वहाँ उसमें लगा सकते हैं दोबारा एप्लीकेशन उसी में। हाँ, कि वहाँ से फिर पार्टी की सुबह आनी पड़ेगी, दोनों पार्टी बनाइए कि आपके डायरेक्शन के बाद भी हमें बिजली पानी नहीं दिया जा रहा। अच्छा, MCD को पार्टी बनाइए, MCD को बनाए और इसको बनाए, हाँ, दोनों को, हाँ, तो उससे चांसेस है कि है ऑर्डर हो जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगा कोर्ट से। कोर्ट अपना डायरेक्शन देगी कि भाई वहाँ जाओ, खुद देगी या फिर जाने के लिए कहेगा आपको। अच्छा, ये प्रोविजन है इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं कि साहिब कुछ मैंने सुना है कि
सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, भाई इलीगल आपने कहा, लीगल कह रहे हैं, फिर क्या इलीगल? अनऑथराइज्ड एरिया का अनऑथराइज, तो अनऑथराइज को लीगल कैसे करेगा हाई कोर्ट? नहीं कहेगा, नहीं करेगा कभी भी, फिर लीगल करेगा ही नहीं। जब अनऑथराइज तो लीगल कैसे हो जाएगा? इसका मतलब अनऑथराइज तो अनऑथराइज है, इलीगल है ही, उसको लीगल कैसे कर देगा? हाँ बिल्कुल, चाहे वो अनऑथराइज रहेगा, इलीगल रहेगा, या दोनों एक ही चीज नहीं हो सकता ना। अनऑथराइज भी और लीगल भी नहीं है शाहिद साहब किसी से कि इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था कि जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियां है वो अलग मसला है। देखिए अनऑथराइज का वो जो कॉलोनी का अलग मसला है कि उसमें दिल्ली गवर्नमेंट का चल रहा बहुत सारी चीज़ें, ऐसे हवा में बात करने से फायदा नहीं ना। अच्छा। तो स्टडी उस चीज़ का नहीं है कि कई लोगों को रेगुलाइज कर दिया नहीं किया गया, वो अलग फंडा है उसका, वो अलग पूरी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन कोई स्ट्रक्चर बना है इलीगल है तो उसको कहाँ से बिजली पानी दे देगा? अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट अगर लीगल कहा देगा तो उसको एकदम देगा, क्यों नहीं देगा? अच्छा। अच्छा शाहिद साहब ये बताइए, कानून का लेके जो है आजकल जो गरीबों के लिए बड़ा मुश्किल होता है केस लड़ना हो, क्योंकि आप पता ही कानून में जितना जा रहे हैं अगर, तो कितना एक्सपेंसिव होता है वकील को हायर करना, प्रोसीडिंग करवाना सारी में, तो उसमें गरीब मगर कैसे केस लड़े इसको अपना ही लेके? हर जगह लीगल एड बना हुआ ना, कहाँ किसमें जाके करना पड़ेगा? हर जगह लीगल एड, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर तो लीगल एड बना हुआ, इसमें वकील आपको मुफ्त मिलता है। आप जाइए वहाँ एप्लीकेशन दीजिए कि भाई हमारे पास वकील रखने की कैपेसिटी नहीं है, आपको वकील मिल जाएगा मुफ्त में। वो आपका केस, सरकारी वकील होते हैं? नहीं, लीगल एड के वकील होते हैं, सरकार नहीं हो तो पैसा कोर्ट देती है उसको, प्राइवेट वकील को कोर्ट पैसा देती है, आपका केस लड़ेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकती है? अच्छा, ऐसा सिस्टम बना हुआ है? हाँ, हर जगह पर। अच्छा अच्छा, ऐसा बना हुआ है, तो उसमें कहाँ पे जाना पड़ेगा इसके लिए? हर कोर्ट में लीगल एड का? हाँ, हर कोर्ट में लीगल एड एक बना हुआ है, वहाँ आप अपने एप्लीकेशन देंगे कि भाई हमारी इनकम नहीं है, हमें एक वकील दिया जाए, वकील देंगे आपको। अच्छा, आपके वो काम करेंगे आपके लिए। अच्छा, ऐसा सिस्टम बना हुआ है इसके लिए। चलिए, अच्छा शाहिद साहब थोड़ा सा आप मुझे लॉ स्टूडेंट के लेके और या कुछ नए जो भी पास आउट किया है लॉ करके, कुछ आप उसको कुछ अपना मैसेज देना चाहें या कुछ टिप्स देना चाहें उसके बारे में, कुछ क्या चल रहा है लॉ में और क्या करना चाहिए उसको, तो आप हमारे। भाई लॉ स्टूडेंट दो तरह के हैं, एक ये है कि भाई जो अपना लॉ में करियर बनाना चाहते हैं, जी जी जी, लॉ एक लॉ ये है कि जो कि पूरी जिंदगी नौकरी कर ली है, बाद में लॉ करके सब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दोनों में फर्क है ना। हाँ जी जी, उनको तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी का मजा लेकर के फिर वो सोचते हैं कि लॉ में अपना टाइम काट रहे हैं, अच्छा, है ना, तो उसमें आप क्या बता सकते हैं। हाँ, नए नए लड़के जो हैं आज के डेट में, यंग लड़के जो भी है लॉ कर रहे हैं, वो अपना प्रैक्टिस के लिए जितना, ये तो भाई हार्ड प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना मेहनत करें उतना आगे बढ़ाएंगे वो। अच्छा, जितना मेहनत करें, मतलब इसमें कोई शॉर्टकट तो है नहीं, शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पहले एक काम सीखना पड़ेगा, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह कम से कम 1-2 साल इन्वेस्ट कीजिए, काम सीख लीजिए, तब वकालत में आइए, फिर आपको मज़ा आएगा। वकालत में आइए। हाँ। और कुछ टिप्स देना चाहें आप हमारे लॉ के स्टूडेंट को या जो लॉ पास आउट किया है अभी? नहीं है, इसमें जितना आप सोशल फ्रेशर हैं जो काम नहीं, जितना आप मूवमेंट कीजिए, जितना आप कॉन्टेक्ट बनाइए, वो तो आपको केसेस आएंगे, बाकी आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना मेहनत से स्टडी कीजिएगा, वही है इसमें और कोई चीज़ें है नहीं। अच्छा अच्छा, ये है। चलिए शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सारे कानून के बारे में, क्या सॉल्यूशन है इसका, ख़ास करके वक्फ बोर्ड का लेके, 3 तलाक का लेके, और भी बहुत सी चीज़ें आपसे हमने सवाल किया और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, समझा के जवाब दिया सबको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाम को आपके सारी जानकारी से, तजुर्बे से, कि आवाम को हमें फ़ायदा मिले। तो आपका अगेन आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी का आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप बताइए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए हमें कि कैसा लगा आपको, और इसमें कुछ जो चीज़ें आपको सी लग रही है कि क्या कमियां हैं, तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको पॉजिटिव पे लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सुधार करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को और भी शेयर करें लोगों से, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।